Welcome to BBVN online classes. And in our last class we have discussed about the structure of octahedral complexes by using CFT. Today I am going to tell you about this coordination complex that has tetrahedral shape by using CFT. CFT से हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो स्टार्टिंग में डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डीजनरेटेड होते हैं। डीजनरेटेड का मीनिंग होता है कि दे हैव सेम एनर्जी। ठीक है, कैसे होते हैं डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखिए टेट्राहेड्रल शेप्स में जब भी टेट्राहेड्रल शेप बनती है तो आपको पता है क्या होता है कि जो पहली बात तो कितने लिगेंड्स आएंगे, 4 लिगेंड्स आएंगे। किस तरीके से आते हैं, बीच में अगर मेटल है तो इस तरीके से 4 लिगेंड जो होते हैं वो टेट्राहेड्रली लिगेंड मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन करने के लिए आते हैं। तो जब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ध्यान रखिएगा लिगेंड्स एक्सिस पर नहीं आते हैं। लिगेंड्स कहां से आते हैं, एक्सिस के बीच में से आते हैं। कहां से आते हैं, एक्सिस के बीच से। तो अगर मैं यहाँ पर हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस को ड्रॉ करती हूँ तो देखिए ये तो हो गई जेड एक्सिस, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये हो जाती है वाई एक्सिस। तो देखिए कोई भी लिगेंड एक्सिस के ऊपर नहीं आता है। तो हमने क्या बात करी थी ऑक्टाहेड्रल में कि जब लिगेंड के सामने डी ऑर्बिटल्स के लोब्स आ जाते हैं तो उन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। और जिनकी जो डी ऑर्बिटल्स के लोब लिगेंड्स के सामने नहीं आते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इन डी ऑर्बिटल से कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो लिगेंड्स हैं वो एक्सिस के ऊपर अटैक नहीं करते हैं बल्कि कहाँ आते हैं, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करने बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सिस के बीच में आते हैं तो कौन से लिगेंड्स इनके बीच में आएंगे, डी ऑर्बिटल्स के लोब्स बीच में आएंगे, DXY, DYZ एंड DXZ। यानी लिगेंड्स के जो सामने है वो कौन से डी ऑर्बिटल्स के लोब्स आएंगे, इन तीनों के। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, अब जस्ट अपोजिट वर्क होगा कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी तो क्या हो जाती है, इनकी एनर्जी से ज्यादा। तो 3 ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से, DXY, DYZ, DXZ, वो तो कहाँ जाएंगे, उनकी एनर्जी तो क्या हो गई, ज्यादा हो जाती है। तो वो तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 डी ऑर्बिटल्स के लोब्स कहाँ होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। तो लिगेंड क्योंकि एक्सिस पर नहीं आते हैं, एक्सिस के बीच में आते हैं, तो ये लिगेंड्स के साथ में किसी तरीके का रिपल्शन फील नहीं करेंगे और इस तरीके से इन 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, इनसे कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, इनको नाम लिख देती हूँ मैं, dx² y² एंड dz²। अब इन दोनों को नाम, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में बात करी थी कि इनको तो हमने कहा था T2G और इन ऑर्बिटल्स को कहा था EG। यहाँ पर सिर्फ G हमें नहीं लिखना, इट मीन्स इनको तो हम कहते हैं E ऑर्बिटल्स और इन्हें हम कहेंगे T2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिर्फ हमें G नहीं लगाना है। और इसका जो क्यों नहीं लगाते उसका रीजन आप पढ़ोगे अपनी हायर क्लासेस में। ये यहाँ पर सिमेट्रिक जो है सिमेट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे T2G में इनको E बोलते हैं, सॉरी टेट्राहेड्रल में इनको E बोलते हैं और इन डी ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, T2 ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सेम वे से ये क्या है, बेरी सेंटर। ठीक है, अब देखिए बेरी सेंटर को जब हम यहाँ तक ले जाते हैं, हमें आपको मैंने ये वाला जो बताया था वो क्या है, CFSE है। क्या है ये, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। और इसमें इसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या बताई थी मैंने आपको, 10 डेक्यूरल। अब की बार मैंने वहां जो बताया था उसका जस्ट अपोजिट ही हमें लिखना है। इसकी वैल्यू तो होगी 3/5, ये जो एनर्जी गैप है उसका वैल्यू तो होगी 3/5। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी 2/5। ओके, टोटल वैल्यू होती है 10 डेक्यूरल। अब सेम वही बात है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो आपको पता है ना क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू स्प्लिटिंग एनर्जी से क्या होगी,
कम होगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कंडीशन में। तो मान लीजिए अगर हमारे पास में इस तरीके की कोई कंडीशन है, ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ई में आ जाएंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे कोई पूछता है तो आप क्या लिख सकते हो, ई कितने ई में 4 इलेक्ट्रॉन एंड T2 में कितने हैं 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर यही बात आती है वीक लिगेंड की, अगर वीक लिगेंड आता है, ठीक है, तो क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब के बाद क्या होता है, इन 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएंगे बट पेयरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग से कम होती है। तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, E2 एंड T2 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के रेस्पॉन्स में हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से CFT हमें एक्सप्लेन करती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की शेप के बारे में। हम लेते हैं CFT में एंड दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ CFT। CFT की क्या क्या एप्लीकेशंस है या CFT जो है हमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहली बात जो CFT हमें लिगेंड्स के बारे में बताती है और वो है किस तरीके से हमें लिगेंड का एक्सप्लेनेशन देती है। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन क्या लेंगे इसकी, एक्सप्लेनेशन फॉर लिगेंड्स, और इसके बारे में हम बात अभी कर चुके हैं। और वो क्या है कि यहाँ पर 2 कंडीशन होती है, ठीक है। एक कंडीशन तो क्या होती है कि जब भी लिगेंड मेटल पे अटैक करने आता है तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो अगर ज्यादा होती है पेयरिंग, P4, P यहाँ क्या है पेयरिंग एनर्जी। तो अगर पेयरिंग एनर्जी की जो है वो कम होती है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो हम लोगों ने बात करी थी कि क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि वो लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। और ऐसा CFT को जब पढ़ा गया तो क्या हुआ कि किन किन लिगेंड्स में ऐसा देखा गया, CN, CO, NH3, EN। तो इन लिगेंड्स की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा मिली, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल देते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या है कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम मिलती है तो कौन से लिगेंड्स में ऐसा मिला, H2O, ठीक है, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो। तो ऐसे लिगेंड्स में ये कंडीशन मिली तो क्या हुआ, वहां पर पेयरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है इजी वे में। तो इस तरीके से उन्होंने लिगेंड्स को एक्सप्लेन किया कि बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक बोले जा सकते हैं। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है कलर ऑफ सॉल्यूशन या कंपाउंड, हम क्या बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है एप्लीकेशन CFT की, वो है इट कैन एक्सप्लेन द कलर ऑफ कंपाउंड। ये क्या कर देते हैं, कंपाउंड के कलर को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से करते हैं तो उसका एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल ले लेती हूँ और देखिए इस एग्जांपल में आप लोगों को टाइटेनियम का पहले तो क्या ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सभी को पता है कि ग्राउंड स्टेट में टाइटेनियम जो होता है स्कैंडियम टाइटेनियम, इसका जो नंबर होता है वो कितना है, एटॉमिक नंबर 22। तो इसका क्या हो जाएगा 3d2 4s2, ठीक है, 22 है तो 3d2 4s2। बट इन द एक्साइटेड स्टेट जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है तो इसकी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1। अब देखिए कलर किस तरीके से शो करते हैं, जैसे ही हम इसके d ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा और आपको पता है कि ये किस तरीके का लिगेंड है, वीक लिगेंड है, स्प्लिटिंग होगी। CFT क्या बताती है हमें, d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग होने के
जाएंगे लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स, उनको हम T2g बोलते हैं, और एक होते हैं हायर एनर्जी के ऑर्बिटल जिनको हम क्या बोलते हैं, Eg बोलते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इसको कलर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका कलर कैसा होता है, वायलेट कलर का ये होता है, ठीक है। तो देखिए कलर क्यों शो करता है, यहाँ पर ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो जैसे ही हम इसको, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, येलो कलर की, तो जैसे ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है। तो हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। तो अब की बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, जंप करके यहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से आप सभी को पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाते हैं, और इस तरीके से इसे हम बोलते हैं, देखिए ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं और ये वाले भी डी ऑर्बिटल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, डी टू डी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसे हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन कहां देखा जाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने की वजह से ये किस कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। दूसरी बात, अगर लिगेंड होंगे तो ही कंपाउंड कलर शो करते हैं, अगर लिगेंड नहीं होते हैं तो वो कलरलेस होते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, वो है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट, अगर हम इसी एग्जांपल की बात करते हैं, तो अगर हम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड को, आयन को या इसके किसी भी कॉम्प्लेक्स को हीट करते हैं, तो ये भी कलरलेस हो जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एवोपरेट हो जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि कॉपर सल्फेट कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, बट अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएं, ठीक है, लेकिन अगर इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो ये कलर कौन सा शो करता है, ब्लू कलर शो करेगा। तो यहाँ पर तो मैंने किस तरीके से लिखा है, जैसे पहले वर्णन लिखता था, लेकिन अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, इसमें लिगेंड्स है इसलिए ये ब्लू कलर का है, इसमें लिगेंड्स नहीं है इसलिए ये कलरलेस है। अब हमने जो टाइटेनियम का एग्जांपल लिया था उसमें तीसरी बात क्या आती है कि जैसे जैसे लिगेंड बदलते जाते हैं वैसे वैसे कलर भी चेंज होते जाते हैं। तो देखिए कैसे होगा, ये टाइटेनियम हेक्सा हमने लिया, एक्वा टाइटेनियम थर्ड, ठीक है। अगर मैं इसमें इथेन 1,2 डायमीन ऐड कराती हूँ तो क्या होगा, हमें पता है ये बाइडेंटेड है, तो जैसे ये अंदर चले जाते हैं तो 2 H2O बाहर आ जाएंगे, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा, H2O4 En, ठीक है। वो चार्ज एज इट इज ही रहेगा, क्यों रहेगा एज इट इज चार्ज, क्योंकि ये भी एक्वा भी क्या है, न्यूट्रल है, और इथेन 1,2 डायमीन भी न्यूट्रल है, तो 2 H2O बाहर आ जाते हैं। इसका कलर होता है लाइट ब्लू, क्या होता है इसका कलर, लाइट ब्लू, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें एक En और ऐड कर देती हूँ तो क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा, फिर से 2 H2O बाहर निकल आ जाएंगे, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है। चार्ज एज इट इज रहेगा 2 H2O, इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक इथेन 1,2 डायमीन और ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, 3 En जुड़ जाएंगे टाइटेनियम के साथ में और फिर से 2 H2O रिमूव हो जाएंगे, तो इसका कलर हो जाता है वायलेट। तो इस तरीके से जैसे जैसे लिगेंड बदलते जाते हैं तो कंपाउंड के कलर भी चेंज होते जाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या क्या बताती है CFT, एक तो कलर बताती है और एक हमने बात करी थी स्टार्टिंग में लिगेंड के बारे में एक्सप्लेन करती है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताती है, जिसका फॉर्मूला क्या है आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, वो क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बोर मैग्नेटॉन में उसकी वैल्यू आती है, और हम किस तरीके से उसको किस फॉर्मूला से निकालते हैं, म्यू इक्वल टू n+2 एंड अंडर रूट। यहाँ पर n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें पेयरिंग के बाद में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो उसकी नंबर है। अब मैं इसका ट्रिक मेथड बता देती हूँ आपको कि n इक्वल टू 1 आती है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1.173 बोर मैग्नेटॉन की इक्वल। अगर n की वैल्यू 2 आती है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.80 के समथिंग।
अगर n की, ये म्यू की वैल्यूज बता रही हूं मैं, अगर n की वैल्यू 3 आती है तो वैल्यू म्यू की कितनी आ जाती है 3.89 या समथिंग आएगा इसी के ही, और n की वैल्यू अगर 4 आती है तो 4.90 बोर मैग्नेटॉन, अगर n की वैल्यू 5 आती है तो आ जाता है 5.91 बोर मैग्नेटॉन। ये मैंने अप्रोक्स वैल्यू बताई है, ये आगे वाली संख्या सेम रहेगी। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।